we will start with this one. Romanticism refers to cultural movement, religious movement, political movement और literary movement. हाँ, कल्चरल मूवमेंट था ये, क्योंकि देखो कल्चरल मूवमेंट क्यों है भाई साहब, क्योंकि इसमें कल्चर का सहारा लेकर नेशन स्टेट के बिल्डिंग के प्रोसेस को एक्सपैंड किया गया, ठीक है, कल्चर का सहारा लेकर, जैसे सॉन्ग्स, ठीक है, देन आर्ट, आर्ट, इस सब से आपका नेशनल सेंटिमेंट स्प्रेड हुए, ठीक है, ओके. पैरेलल टू द रिवोल्ट्स, तो आपका भाई साहब रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर peasants and workers in many European countries in 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. ठीक है, तो एक तो भाई साहब चल रहा था जो गरीब लोग थे, पुअर पीजेंट्स वगैरह, ठीक है, पुअर पीजेंट्स और वर्कर्स, इनका एक रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे. उसके साथ साथ क्या चल रहा था, मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन 1858, a revolution led by educated middle class. जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो भी अपना रेवोल्यूशन चल रहा था. तो एक तरफ चल रहा था भाई साहब पुअर, देखो पुअर लोग जो थे, इनका रेवोल्यूशन करना बहुत लाजमी था. क्यों? क्योंकि ये बहुत सालों से देवर एक्सप्लॉइटेड फॉर मेनी इयर्स, मेनी एट्रोसिटीज हैड हैपेंड विद देम, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे. तो पुअर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जो एजुकेटेड क्लास था वो भी अभी इसमें जुड़ने लगा, क्योंकि एजुकेटेड क्लास को दिख रहा था कि हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ था या हो रहा है, ठीक है, ओके. पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स एंड वर्कर्स, तो पुअर पीजेंट्स और वर्कर्स तो कोई रेवोल्यूशन चला ही था. इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन 1848, a revolution led by educated middle class was underway. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास भी अभी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने लगी, विद्रोह में पार्टिसिपेट करने लगी, ठीक है, क्लियर है, ओके. तो इसमें क्या क्या था भाई साहब, आपका जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सब भाई साहब प्रोटेस्ट करने लगे. Men and women of the liberal middle classes, ठीक है, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitution with national unification, ठीक है. तो जितने भी लोग थे along with the middle classes combined their demands for constitution with national unification, तो सब लोग भाई साहब जुड़ने लगे. Men and women of the liberal middle class मतलब हम फ्री हैं. Why should we be under an autocratic rule? Why should we be under a monarchical rule? We are all free, ठीक है. So they started combine their demands for constitution with national unification. They took advantages of the growing unrest to push their demands for the creation of a nation state. तो ये सब अभी डिमांड करने लगे कि नेशन स्टेट बने, मतलब एक प्रॉपर कंट्री बने, और इस कंट्री का कोई राजा महाराजा रूलर ना हो, इस कंट्री में प्रॉपर डेमोक्रेसी सेटअप हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप हो. They took advantage of the growing unrest to push their demands for the creation of a nation state on the parliamentary principles of constitution, freedom of press and freedom of association. तो ये तीन प्रिंसिपल्स लिख लीजिए भाई साहब. पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, ऐसे एक नेशन का निर्माण हो जहां पे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बतौर कायदे कानून से सारी चीजें चलें, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है. देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. Constitution, freedom of press and freedom of association. Are we understanding this people? Okay, okay, okay. So एक ऐसे देश का निर्माण हो, क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट मतलब एक ऐसे देश का निर्माण हो जहां पे चीजें कायदे कानून से चले. कायदे कानून से चलाने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है. फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब अभी तक क्या था, आपने देखा नेपोलियन के टाइम पे भी और कंजर्वेटिज्म के टाइम पे भी और लुइस के टाइम पे भी क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था. क्या था, देयर वर रेस्ट्रिक्शंस. इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंसरशिप. देयर वाज सेंसरशिप. यहाँ पे भाई साहब सेंसरशिप था, ये कुछ भी नहीं छाप सकते हैं, नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, नेपोलियनिक आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, मोनार्कियल रूल के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, ठीक है. सो दिस वाज नॉट देयर. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए. प्रेस गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकती है, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी कर सकती है, कोई भी पॉलिसी के खिलाफ भी जा सकती है, कोई भी पॉलिसी को अप्रिशिएट भी कर सकती है. तो सेंसरशिप को बैन कर दिया जाए. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन बनाए, जैसे मारवाड़ियों का एक एसोसिएशन होता है कि नहीं, गुजरातियों का एक एसोसिएशन होता है, साउथ इंडियंस का एक एसोसिएशन होता है. इज गवर्नमेंट बैनिंग ऑल दीज एसोसिएशंस? नो, ठीक है. यू कैन फॉर्म योर ओन एसोसिएशंस, यू कैन सेलिब्रेट योर ओन फेस्टिवल्स, यू कैन सॉल्व योर ओन इश्यूज.
मारवाड़ियों के जो इश्यूज होते हैं बिजनेस में, वो उन एसोसिएशंस में डिस्कस होते हैं, सॉल्व होते हैं। आइए, ठीक है। गुजरातियों के भी ऐसे एसोसिएशंस होते हैं। तो अच्छा है ना भाई, एसोसिएशन में अगर कोई बिजनेस किसी का डूब रहा है तो शायद कोई हेल्प कर दे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। कोई जैसे कुछ दिनों पहले मैंने सुना था यहाँ पे जो आपका कामोठे में जो मार्केट है, मतलब मार्केट नहीं, ये जो आपका जो होलसेलर, मतलब जो आपके शॉप्स हैं, उनके सामने जो यू नो ऐसे स्टॉल लगाकर बैठ जाते हैं, तो उनसे इनका, जैसे वो आपके चद्दर बेचने आते हैं ना, देखो चिल्लाते हुए, ठीक है। तो 500 रुपए में 5 चद्दर ले लो, ऐसा ऐसा बेडशीट ले लो, ये सब। तो इनसे दुकान वालों का नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया, उन लोगों ने एसोसिएशन बनाया। सो किसी ना किसी के लिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए एसोसिएशंस बनाते हैं, तो ऐसा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले, ठीक है। सो देयर वाज अ इमेजिनेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ अ नेशन स्टेट which will be having a constitution, freedom of press and freedom of association. Are we understanding this, people? Okay. In the German regions, a large number of political associations whose members were, तो काफी सारे political associations बने, कहां पे? German regions में. In German regions there was a large number of political associations. इनके members कौन थे? Middle class professionals थे, businessmen थे और prosperous artisans थे, ठीक है. Who were the members of these political associations? Middle class professionals, businessmen and prosperous artisans, ठीक है. Came together in the city of Frankfurt. तो ये सब आए भाई साहब फ्रैंकफर्ट में, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. इन सब ने डिसाइड कर लिया टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है. तो ऑन द 18th of May 1848, 831 elected representatives formed an all German national assembly, ठीक है. Marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament, assembled in the Church of St. Paul. यहां से जर्मनी का भाई साहब निर्माण हो रहा है, इसको लिख लीजिए. On the 18th of May 1848, 831 elected representatives. On the 18th of May 1848, 831 elected representatives formed an all German national assembly. They formed an all German national assembly. They marched in a festive procession, मतलब सब लोग मिलकर, they marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी जगह लेने के लिए, assembled in the Church of St. Paul. They all assembled in the Church of St. Paul. ठीक है, ओके. दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, ठीक है. तो ड्राफ्टेड, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. दे ऑल ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है भाई साहब? रूल बुक है ये. अगर आपका रूल्स आप मानना चाहते हैं तो रूल बुक होनी चाहिए ना, ठीक है. सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. इन्होंने भाई साहब बोला कि चलिए मोनार्की होना चाहिए, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये मोनार्की पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं जा सकती. मोनार्की अगर चाहिए, अगर कोई राजा चाहिए तो हम मान लेंगे उसको, लेकिन दिस हैज टू बी फॉलोड बाय अ पार्लियामेंट. एक पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है. If there has to be a monarchy, let it be. We are not opposing it, but this has to be headed by a parliament. ये मोनार्की अपनी तानाशाही नहीं कर सकता, ठीक है. इसको पार्लियामेंट के खिलाफ ये नहीं जा सकता. पार्लियामेंट जो मंजूरी देगी वही ये लागू कर सकता है. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the king of Prussia. Prussia मतलब जर्मनी, ठीक है. Prussia मतलब जर्मनी. तो डेपुटीज मतलब जो लोग आपके मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि फेडरिक विलियम को कि हम ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है. यहां पे आपको हम किंग घोषित कर रहे हैं, बट योर डिसीजंस वुड नॉट बी इंडिपेंडेंट. यू विल बी, योर डिसीजंस विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. यू वुड नॉट बी इंडिपेंडेंट टू टेक योर डिसीजंस एज यू हैव बीन डूइंग अर्लियर, ठीक है. ही रिजेक्टेड इट. इन्होंने बोला नहीं भाई साहब, हमने ऐसा कभी किया ही नहीं है, ठीक है. हम राजा महाराजा हैं, ठीक है, हम जैसे चलते आए वैसे चलेंगे. I will not get this approved, ठीक है. So he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो ये सब लोग दूसरे मोनार्क के साथ ज्वाइन कर लिया, इन्होंने दूसरे राजाओं के साथ ज्वाइन कर लिया और he opposed the
elected assembly. The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and thus lost their support. अभी पार्लियामेंट में एक प्रॉब्लम हो गया. पार्लियामेंट वह सब मिडिल क्लास से बना हुआ था. मिडिल क्लास मतलब थोड़ा बहुत पैसा जिनके पास है, ठीक है, एकदम पुअर भी नहीं है. who resisted the demands. अभी वर्कर्स जो हैं या पीजेंट्स जो हैं, दे हैड डिमांड्स, तो मिडिल क्लास ने इनके डिमांड्स को नामंजूरी दी, ठीक है, एंड दस लॉस्ट देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट लॉस हो गया, ठीक है. इन द एंड मिलिट्री ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसॉल्व. बाद में क्या हुआ, वैसे मिलिट्री ट्रूप्स कॉल किया गया और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया. दिस असेंबली वाज बेसिकली डिसॉल्व, ठीक है. तो काफी सारे अफला तफली हुई. ओके. The issue of extending political rights to women was a controversial one. इसके पहले political rights मतलब क्या है, वोटिंग राइट्स, ठीक है. यहाँ पे तो पहले वुमेन को वोटिंग राइट्स था ही नहीं, ठीक है. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations. इन्होंने अपने political associations बनाए थे, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. वुमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उनके लिबरेशन के लिए. डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वेर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. तो वुमेन लोग भाई साहब पार्लियामेंट में जब आए तो विजिटर्स गैलरी में आप लोग खड़े रहो, जैसे स्टेडियम में हम प्लेयर्स हैं और आप हैं ऑडियंस, ठीक है. सो दैट इज हाउ द वुमेन वेर ट्रीटेड, ठीक है. तो ये आपके देखो, ये वुमेन लोग कहां पे है, देखो गैलरी में, बाकी यहाँ पे सभा चल रही है, ठीक है. सो वुमेन वेर टोल्ड टू ऑक्यूपाई द गैलरी पोजीशंस, ठीक है. दे वेर नॉट इन्वॉल्व इन दिस मीटिंग, ठीक है. थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेर able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. कंजर्वेटिव मतलब वही ओल्ड मोनार्कियल रूल बट विद अ न्यू सिस्टम. हमने कुछ न्यू सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट कर लिए, ठीक है, बट हम ओल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश नहीं कर पाए. ओल्ड ऑर्डर मतलब जैसे पूरा किंग का दबदबा होता था वैसे हम नहीं कर पाए, ठीक है. मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन. अभी वैसा राजा महाराजाओं को पता चल रहा था कि अभी हम अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन लोगों को हमें राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है. तो मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions. इनको concession देना पड़ेगा. Now, the liberal nationalist revolutionaries. In the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850. ठीक है, तो ये सब changes होने लगे. In the years after 1848, 1848 के बाद autocratic monarchies मतलब क्या होते हैं? Autocratic monarchies are what? जो राजा महाराजा होते हैं ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस. ये चेंजेस लाने लगे, ठीक है. भाई अगर हमको टिकना है तो अभी इस नए सिस्टम में हमको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. हम पहले की तरह, तुम बहुत घड़ी देखती हो, घड़ी को मैं फेंक दूंगा उठाकर. व्हाई यू आर सो बोर्ड आउट हियर, व्हाई डू कीप ऑन लुकिंग एट द वॉच. अभी तभी तो क्लास चालू हुआ है, हार्डली 15 मिनट्स हुआ है एंड यू आर कंटिन्यूअसली लुकिंग एट द वॉच. व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुकिंग एट द वॉच. Okay, so in the years 1848, the autocratic monarchies मतलब क्या होता है? Autocratic monarchies. What are autocratic monarchies? These are basically the monarchies, kings rule, ठीक है, of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1850. Thus, serfdom and bonded laborers were abolished. तो serfdom और bonded labor जो है वो abolish हो गया, ठीक है. सर्वडम और बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश्ड, ये सब खत्म हो गया. बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, यहाँ पे खत्म हो गया ये. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867, ठीक है. इन दोनों को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है.
हो गया? ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपका देखो यहाँ पे जितने भी नेशनलिज्म था बिफोर 1848, एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, ये आपका नेशनलिज्म आफ्टर 1848। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम इनटू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। तो ये सारे चेंजेस जो है तो बहुत रेडिकली होने लगे, और जर्मनी एंड इटली दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एज अ नेशन स्टेट। ये आपका कंबाइन करने लगे एज अ नेशन स्टेट। ठीक है, ओके, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। नेशनलिस्ट फीलिंग्स क्या थी भाई साहब आपकी? वेर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। ठीक है, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state government, ठीक है, गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तब भाई साहब यूनिफाई होने लगे। ठीक है, दिस लिबरल इनिशिएटिव टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की। अभी देखो मोनार्की देख रही थी कि लोग यूनाइट हो रहे हैं, यूनिफाई हो रहे हैं, तो दे वर रिप्रेसिंग दिस। मोनार्की भी भाई साहब चाहती थी कि भाई साहब आप इसको ना करें। ठीक है, एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। ठीक है, प्रूशिया भाई साहब आपका जर्मनी था, और लैंड ओनर्स जो थे, ठीक है, वो पैसे वाले पार्टी के पास थे, जो लोग किंग के रिलेटिव थे, किंग्समैन थे, तो ये लैंड ओनर्स के पास आर्मी थी, और इस आर्मी को यूज करते हुए वो रेवोल्यूशन को रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अभी कॉमन इंसान जाग रहा था, कॉमन इंसान जाग रहा था, जो मिडिल क्लास है वो भी जाग रहा था। दे वांटेड रेडिकल चेंजेस, इन ऑर्डर टू सप्रेस देम दे यूज मिलिट्री। ये मिलिट्री क्या थी? इन द फॉर्म ऑफ जंकर्स। इन जंकर्स को यूज करते हुए इस मिलिट्री से सप्रेस करने की कोशिश की गई। ठीक है, in after 1848 Prussia took the leadership of the movement for national unification। प्रूशिया मतलब जर्मनी। तो 1848 के बाद प्रूशिया भाई साहब क्या होने लगा? नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस चालू कर दिया। मतलब अभी ये नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस चालू हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क बहुत ही मतलब इनको माना जाता है कि मॉडर्न जर्मनी के ये कंस्ट्रक्टर थे। इन्होंने जर्मनी को स्टैब्लिश किया। ठीक है, इट्स चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर थे वहां के, ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, 3 वॉर्स ओवर 7 years। तो तीन वॉर्स हुए 7 साल तक। ठीक है, 3 वॉर्स हुए 7 साल तक। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ended in Prussian victory and completed the process of unification। ठीक है, 3 वॉर्स हुए। ठीक है, 3 वॉर्स ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। किन किन के साथ हुए? कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस ended in the Prussian victory। अंत में क्या हुआ? प्रूशिया का विक्ट्री हुआ। ठीक है, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। इसको लिख लीजिए फटाफट। So in 18th of January 1871, the Prussian king William I was proclaimed as the German emperor in a ceremony held at Hall of Mirrors in the Palace of Versailles। ठीक है, तो 18th of January 1871 को क्या हुआ? प्रूशियन किंग जो थे विलियम वन was proclaimed as the German emperor। इनको जर्मन एम्परर घोषित किया गया इन अ सेरेमनी held at the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles। वर्सालिस इनका पैलेस हुआ करता था, और वहां पे इनको क्राउन किया गया एज अ किंग। ठीक है, ये 7 वॉर जो है, ये 3 वॉर जो हुए थे 7 साल तक फॉट हुए थे, और इसमें जर्मनी लगातार जीतती रही, और जैसे जैसे जीतती रही वैसे वैसे ये स्टेट्स कंबाइन होते गए, एंड द नेशन स्टेट ऑफ जर्मनी वाज फॉर्म। ठीक है, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। तो देखो, ये जो जर्मनी का बार बार वॉर में जीतना था 7 सालों तक, इसमें डोमिनेंस स्टैब्लिश होता रहा। ठीक है, ओके, द न्यू स्टेट्स प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। तो जो नया कंट्री बना
करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग को स्टैब्लिश करना, लीगल और प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम्स को स्टैब्लिश करना, ये कॉन्स्टेंटली करता रहा। ठीक है, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी had demonstrated the dominance of Prussian state power. Prussian measures and the practice often became a model for the rest of the Germany. तो जर्मनी जो धीरे धीरे स्टैब्लिश हुई थी वो दूसरों के लिए मॉडल बन गई। ठीक है, Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. बाकी के जर्मनी के लिए मॉडल बन गया। ठीक है, ओके, तो दिस वाज बेसिकली प्रूशिया बिफोर। अभी अगर आप देखोगे प्रूशिया बिफोर 1866, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, दिस इज प्रूशिया बिफोर 1866। ठीक है, कॉन्कर्ड बाय प्रूशियन इन ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। तो आपका जो ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ऑस्ट्रियन टेरिटरीज, तो आप देखो ये सारे टेरिटरीज को इन्होंने जीत लिया। पहले ये ब्लू वाला पोर्शन था, फिर ये जो 7 सालों से 3 वॉर्स लड़े गए, ठीक है, इनसे ये पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया। देखो दिस इज द एंटायर जर्मनी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, दिस इज द एंटायर जर्मनी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ओके, तो इन प्रूशिया हु वाज रेफर्ड टू एज जंकर्स, कौन थे ये जंकर्स? ठीक है, तो लार्ज लैंड ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स और एरिस्टोक्रेटिक नोबल्स। ठीक है, तो जंकर्स बेसिकली लैंड ओनर्स के मिलिट्री लोग थे, तो मिलिट्री ऑफिशियल्स बोल सकते हैं हमें जंकर्स। मिलिट्रीज मतलब आर्मी थी, किसकी आर्मी थी? लार्ज लैंड ओनर्स की। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रूशियन जोल्वरिंग वाज टू impose a custom duty on imported goods, abolish the tariff barrier, reduce custom duties, impose new rules for trade. ठीक है, abolish the tariff barrier. Zollverein started in 1834 in Fisher, refers to a trade union, customs union, labor union or farmers union. Okay, Italians were scattered over several dynasty states. अभी हम इटली की बेसिकली यूनिफिकेशन की बात करेंगे। 1859 से लेकर 1870 तक इनका यूनिफिकेशन चलता रहा। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, तो इटली इन 1815 का वैल्यू है ये देखिए, 1815 में ये था इटली। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, आउट ऑफ व्हिच सार्डिनिया पेडिमेंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। तो ये सार्डिनिया पेडिमेंट जो था दैट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। टेरिटरी रूलिंग पावर देखो, सार्डिनिया पेडिमेंट दिस वाज हाउस ऑफ सवॉय, लोम्बार्डी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, Papal states, this was ruled by Pope, Kingdom of Two Sicilies, Bourbon Kings of Spain। तो ये पूरा इटली का था भाई साहब। ठीक है, ऐसा भाई साहब डिवाइडेड था। ठीक है, देखो किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, या तो किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज है, ये आपका सार्डिना है, सार्डिना पेडिमोंट। ठीक है, उसके बाद आपका भाई साहब ऑस्ट्रियन, तो इस तरह से आपका पूरा बटा हुआ था इटली। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, ऐसे 7 स्टेट्स में बटा हुआ था इटली, आउट ऑफ विच ओनली सार्डिनिया पेडिमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, यही सिर्फ रूल हो रहा था, बाकी सब बटे हुए थे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो मेन थे वो थे गुस्सेपो माज़िनी। ठीक है, तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन आर्किटेक्ट था? हु वाज इट? जर्मनी में कौन आर्किटेक्ट था? जर्मनी में कौन आर्किटेक्ट था? अभी तो पढ़ा आपने, ऑटोमन बिस्मार्क।
ये इटली के हैं, ठीक है। गुस्सीपी मार्जिनी, ग्यूसेपी मार्जिनी इज फॉर इटली। जर्मनी का कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रिजोर्गमेटो, मीनिंग रिसर्जेंस, ठीक है। ग्यूसेपी मार्जिनी हैड फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी था। देखो फ्रांस में भी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उस क्लब को क्या बोलते थे? जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। दैट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। यहां पे भी इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया, जिसको क्या बोला जाता था? यंग इटली, ठीक है। ग्यूसेपी मार्जिनी हैड फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर स्प्रेडिंग हिज गोल्स ऑफ यूनिफाइंग इटली। The failure of revolutionary uprisings in both 1831 and 1848 meant that the duty now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel to unify the Italian states through war. ठीक है। तो अभी फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हो गए, सारे रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो तो वो फेल हो गए, ठीक है। किसमें? 1831 में भी और 1848 में भी। The duty now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel to unify the Italian states through war. तो अभी यूनिफाई करने का जो जिम्मेदारी था वो उनके ऊपर था, ठीक है। इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो यूनिफाई होने लगा इटली का थ्रू अ डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस engineered by Chief Minister Cavour. Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in North Italy in 1859. तो ये डिफीट हो गया नॉर्थ इटली में। A large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Gabrielli joined the fight for unification. In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. तो जो स्पेनिश रूलर्स वहां पे रूल कर रहे थे उनको भगा दिया। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए और इटली was annexed. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. So he was proclaimed the king of United Italy. The peasants masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife because they were unaware of the liberal nationalist ideology. Three men played an important part in the unification of Italy. क्या क्या था? Giuseppe Mazzini, Chief Minister Cavour and Giuseppe Garibaldi. इनको लिख लीजिए भाई साहब। Three men who played an important part in the unification of
ओके, सो दिस इज बेसिकली इटालियन स्टेट्स बिफोर द यूनिफिकेशन। ऐसे देखो चितर बितर थे, ठीक है। आफ्टर यूनिफिकेशन देखो ये पूरा, दिस इज हाउ द कंट्री वाज फॉर्म। तो दिस वाज इटालियन स्टेट्स बिफोर द यूनिफिकेशन, दैट वाज इन 1858। दिस इज इटालियन स्टेट्स आफ्टर द यूनिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है? ओके। Who among the following was proclaimed the first king of United Italy? Nicholas II, King George II, William IV, Victor Emmanuel II. Okay. Which one of the following states was ruled by an Italian princely house before the unification of Italy? Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Venetia, Sardinia, Piedmont. So this was Sardinia, Piedmont. ठीक है? Okay. In Britain, अभी हम यहाँ पे ब्रिटेन का केस देखेंगे। देखो हमने किसका किसका केस देखा? फ्रांस का। Then we saw how the states of Germany were united. Then we saw how the states of Italy were united. Now we are going to consider the case of Britain. ब्रिटेन एक आजाद नेशन था, इसको समझिए। ब्रिटेन एक आजाद नेशन था, तो यहां पे कौन सा ये, लेकिन ब्रिटेन का जैसे आपका स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब मिलाकर ब्रिटेन था, ठीक है। इन ब्रिटेन, तो इसको हम पढ़ते हैं ऐसा ही, द स्ट्रेंज केस। ये एक स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन का एक स्ट्रेंज सा केस है इस पूरे श्रृंखला में। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन ईपीविल। बाकी सब में, जैसे फ्रांस में आपने देखा रेवोल्यूशन हुआ तब जाकर नेशन स्टेट बना, इटली में रेवोल्यूशन हुआ नेशन स्टेट बना, जर्मनी में रेवोल्यूशन हुआ नेशन स्टेट बना। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई अपहीवल नहीं हुआ, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ऐसी कोई जागरूकता नहीं फैली, ऐसा कोई रेबलियस मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था यहाँ पे। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का रिजल्ट था ये। देयर वेर नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। ब्रिटिश नेशन था ही नहीं बिफोर द 18th सेंचुरी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स। तो ये आपका एक आइलैंड था, ठीक है। इस आइलैंड में इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस थे, वेल्स स्पीकिंग था और स्कॉट या आयरिश था। ये तीन तरीके के लोग रहते थे, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले। कुछ लोग स्कॉटिश बोलते थे, कुछ लोग इंग्लिश बोलते थे और कुछ लोग वेल्श बोलते थे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन सारे एथनिक ग्रुप्स का खुद का एक कल्चरल या पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता था, ठीक है। इधर भी मोनार्कियल रूल था, अभी भी है, अभी भी वहां पे एक किंग है, लेकिन उनको वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, इज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव। अभी भी किंग चार्ल्स का नाम आप सुनते होंगे, तो अभी भी उनपे है मोनार्कियल रूल, ठीक है। तो अभी पहले हम समझेंगे, देखो मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करना है, क्यों क्यों करना है? मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करना है, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि हमारे को गरीबी है उसकी वजह से, ठीक है, हमको प्रॉब्लम है उसकी वजह से। आपको अगर प्रॉब्लम है तब आप सोचेंगे ना उसको ओवरथ्रो करने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको ओवरथ्रो क्यों करना है, ठीक है, दैट इज द लॉजिक। तो ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा कोई वो था ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं था, तो लोगों को रेवोल्यूशन नहीं करना था। समझ में आ रहा है? फ्रांस में भाई साहब बहुत अत्याचार था, जर्मनी में भी था, इटली में भी था, इसीलिए इन सब लोगों ने मोनार्कियल रूल का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करते हुए उसको भगाया, ठीक है। लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं था, भले ही वहां पे मोनार्कियल रूल था, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी ब्रिटेन में ये तीन तरीके के लोग रहते थे, स्कॉटिश बोलने वाले या आयरिश, देन इंग्लिश एंड द वेल्श, ठीक है। ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के जो लोग थे वो प्रॉपर इंग्लिश, स्कॉटलैंड वाले स्कॉटिश और वेल्स वाले वेल्श बोलते थे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स, ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, लैंग्वेज इनका अलग, कॉस्ट्यूम अलग, इनका भाई साहब बोलचाल अलग, हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इनके सबके अलग अलग कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, अभी धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आने लगा, क्योंकि इंग्लैंड में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंग्लैंड में पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज आनी चालू हो गई थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती गई तैसे तैसे कैसा होता गया, लोगों के पास पैसा आता गया। एज एंड व्हेन द इंडस्ट्रीज केम इन, पीपल स्टार्टेड हैविंग मनी, ठीक है। ओके, सो एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, तो वेल्थ आने लगा, इंपॉर्टेंस आने लगा और पावर भी आने लगा। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड्स, तो इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा, ठीक है। द इंग्लिश पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट भाई साहब क्या है? इंग्लिश पार्लियामेंट बना
which seized power from the monarchy in 1688. बहुत पहले 1688 में पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो चुका था और इसने मोनार्की से पावर ले लिया था। मोनार्की अभी भी है, अभी भी किंग हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। किंग का फैमिली अभी भी है, ठीक है, वैसे ही मतलब उनको रखा गया है शान शौकत के साथ, लेकिन ही हैज नॉट मच ऑफ अ रोल टू प्ले इन पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ठीक है। ओके, नाउ द इंग्लिश पार्लियामेंट ये पहले स्टैब्लिश हो चुका था, विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, तो बहुत पहले ये हो चुका था। फ्रांस और जर्मनी और इटली के बहुत पहले आपका मोनार्कियल पावर यहां पे बस चुका था, ठीक है। इट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म, ठीक है। इट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, इंग्लैंड उसके सेंटर में केम टू बी फॉर्म। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. इसीलिए हम ब्रिटेन को बोलते हैं ना यूके, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें हुआ क्या? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज कर गए, ठीक है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक एक्ट आया जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड क्या हो गए? मर्ज हो गए। दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, meant that England was able to impose its influence on Scotland. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। So this was the Act of Union that happened in 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. तो यहाँ पे United Kingdom of Great Britain का formation हुआ, meant that England was able to impose its influence on Scotland. ठीक है? British Parliament was henceforth dominated by its English members. तो अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट का गठन हो चुका था और इसमें इंग्लिश मेंबर्स का डोमिनेंस था, ठीक है। इट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. अभी स्कॉटलैंड टिन्नू सा कंट्री था, ग्रेट ब्रिटेन बड़ा कंट्री था। जैसे ही पार्लियामेंट सेटअप हुआ तो ऑब्वियसली ग्रेट ब्रिटेन के लोग ही उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो स्कॉटिश जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। स्कॉटिश कल्चर, स्कॉटलिक एथनिसिटी, ये सब भाई सब सप्रेस हो जाएगी। मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को सप्रेस करती है, ठीक है। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence. तो जब भी इन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस के बारे में आंदोलन किया या आवाज उठाई तो उनको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे तो इन्फ्लुएंस ज्यादा था, ठीक है। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस। तो इनका भाई साहब अमेंड, तो जितने भी स्कॉटलिश हाईलैंडर्स थे उनको भाई साहब कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दिया गया, नहीं तुम ये कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते। ये समझो आप, जैसे बहुत सारे, जैसे अगर आप साउथ में जाओगे तो लोग लुंगी पहनते हैं, अगर आप बंगाल साइड में जाओगे तो धोती पहनते हैं, गांव खेड़े में आप लोगों में जैसे बड़े बड़े टर्बन्स पहनते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट आती है बोलती है नहीं ये सब नहीं पहन सकते, तो कैसे फील करेंगे आप? यू विल फील बैड अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसा उनके साथ होने लगा। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, इनका लैंग्वेज था ये, एंड वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनका ड्रेस होता था उसको भी उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, इनको इनके होमलैंड से भगा दिया गया, ठीक है। इनके होमलैंड से फोर्सफुली भगा दिया गया, ठीक है। आयरलैंड वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स मतलब समझते हैं? क्रिश्चियंस में दो ग्रुप्स होते हैं, एक है कैथलिक्स और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक्स मतलब जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं और प्रोटेस्टेंट्स मतलब जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं लेकिन जीसस क्राइस्ट को भगवान नहीं मानते, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्लैश है, दोनों में थोड़ा सा क्लैश है जीसस को लेकर, ठीक है।
लेट्स नॉट गेट इनटू द डीप थिंग्स आउट हियर, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियनिटी जो है वो कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड है। हर कम्युनिटी में आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। हिंदू में भी आप देखोगे शैव है, वैष्णव है, अलग अलग लोग अलग अलग धार्मिक प्राथमिकता रखते हैं। वैसे कैथलिक कम्युनिटी में भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, और सॉरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी कैथलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों डिवाइडेड थे, मतलब एक दूसरे के एकदम अलग अलग थे, ठीक है। द इंग्लिश, तो इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। इन्होंने बोला भाई आयरलैंड को कि हम तुमको हेल्प करते हैं, तुम डोमिनेंस स्टैब्लिश करो, हम तुमको आर्मी प्रोवाइड करते हैं, हम तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स देते हैं, तुम डोमिनेंस स्टैब्लिश करो। प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में हमेशा से क्लैश रहा है, अभी भी है। ऐसा क्लैश नहीं है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों, लेकिन हर धार्मिक उसमें थोड़ा बहुत क्लैश तो रहता ही है। तो इंग्लैंड ने इस बात का फायदा उठाया। इंग्लैंड ने बोला आयरलैंड में दोनों बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, तो लेट्स सपोर्ट द प्रोटेस्टेंट्स। इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, ठीक है। ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री, कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वे सप्रेस्ड। तो जितने भी कैथलिक रिवोल्ट्स हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, उन सबको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। After a failed revolt by Wolfe Tone and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated in the United Kingdom in 1801. आयरलैंड को भी एनेक्स कर लिया गया, ठीक है। तो पहले इन्होंने किसको ले लिया भाई साहब, वेल्स को, फिर आयरलैंड को भी। A new British nation was formed through the propagation of a dominant English culture, ठीक है। तो ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन का एम्पायर होता है, इसीलिए हम इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। और डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर हो गया ये, ठीक है। The symbols of the new Britain were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. तो जितने भी सिंबल्स थे, ये आपका ब्रिटिश फ्लैग था, विच इज बेसिकली द यूनियन जैक का फ्लैग है ये। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये उनका नेशनल एंथम था। ये इंग्लिश लैंग्वेज था। इन सब चीजों से ब्रिटिश कल्चर को जाना जाता था, ये बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा, ठीक है। और ये जो छुट्टे पुट्टे नेशंस थे जिनको ब्रिटिश ने मतलब एनेक्स कर लिया था, इन पे भी ये लागू होने लगा। दिस वाज बेसिकली, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union. Subordinate partners मतलब चिट्टू पिट्टू partners, ठीक है। Which of the following statements is falsely regarding the Act of Union of 1707? It was an agreement between England and Scotland. It was an agreement between England and Ireland. It resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. It gave England control over Scotland. Is false. इनमें से false कौन सा है? क्या ये true है? क्या ये ट्रू है? स्कॉटलैंड, ठीक है। और क्या ये एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। तुम्हारा तुम रखो, मेरा मैं रखता हूं, ऐसा समझौता ना, ठीक है। क्या ये समझौता था? नो, ये भाई साहब समझौता था ही नहीं, ठीक है। तो दिस वाज नॉट एन एग्रीमेंट। कहा इंग्लैंड और सॉरी इंग्लैंड और किसके बीच में था? स्कॉटलैंड के बीच में ना, ठीक है। दिस वाज नॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ओके। Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. They represented a country as if it were a person, ठीक है। जैसे हम भारत माता को, ठीक है, इंडिया को भारत माता से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं एलिगरी, ठीक है। दिस इज नोन एज एलिगरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्री बाय अ पर्सन इज नोन एज एलिगरी, ठीक है। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th centuries found a way out by personifying a nation. पर्सोनिफाइंग a nation के प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिगरी। अ कंट्री एज इफ इट वेर अ पर्सन, तो एक कंट्री को हम एक पर्सन की आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑफ आइडेंटिफाइंग और पर्सोनिफाइंग अ नेशन बाय अ पर्सन इज नोन एज एलिगरी। इसको लिख लीजिए। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th century, artists in the 18th and 19th century
कोई तो लिख भी रहा है। तो नेशंस को हम कैसे पोर्ट्रे करने लगे? नेशंस वे पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जैसे भारत माता कोई एक्चुअली लेडी नहीं है, ये हमारा एक पेंटिंग है ना? तो इस तरह से एलिगरीज बनने लगी, ठीक है। इट गेव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। तो नेशन को जोड़ने का एक कॉन्क्रीट फॉर्म हो गया। जैसे अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब वो मंदिर है तो उसमें जरूर कोई भगवान की प्रतिमा होगी। इस भगवान की प्रतिमा को पूजने के लिए लोग आ रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? तो इसी तरह से जब हम नेशन नेशन बोल रहे हैं, लेकिन नेशन एक वियर्ड कॉन्सेप्ट है। नेशन को हमने एक एक फीमेल फिगर दिया, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे एलेगरी। इसकी जब पूजा होगी तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आ रही है? जैसे अगर आप देखोगे गणपति फेस्टिवल जो था, ठीक है, ये महाराष्ट्र में चालू करवाया लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। पहले नहीं था ये, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार लोगों को इकट्ठा कैसे करें, तो लोगों को इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है। पहले सब लोग अपने घरों में गणपति की पूजा करते थे, लेकिन इन्होंने चालू किया सार्वजनिक गणपति पूजा, ठीक है, गलियों में, ठीक है, आपके लेन्स में, आपके सोसाइटीज में, सब ऐसे गणपति पूजा जब चालू करेंगे तो एक गणपति को हम जैसे बिठाएंगे पूजा करने के लिए, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, समस्याओं का डिस्कशन होगा, वहां पे हम भाई साहब नेशनलिज्म को स्प्रेड करेंगे। तो दीज आर टैक्टिक्स दैट आर यूज्ड बाय रेवोल्यूशनरीज। तो ये एलोगोरी भी एक टैक्टिक है, ठीक है। इसको समझिए। देखो आपके लिए आज की तारीख में इन चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल देखा नहीं है। नेशन फॉर्मेशन अपने आप में एक स्ट्रगल है, ठीक है। आप भाई साहब अलग अलग लोगों को अगर एक कमरे में बैठा देंगे, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए। अगर समझ लो मैं यहाँ पे कामोटे में जितने लोग हैं, समझ लो 20 लोगों को बुलाता हूं और उनके सोसाइटीज में क्या प्रॉब्लम्स हैं या उनके आजू बाजू क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये डिस्कस करने के लिए बुलाता हूं। आपको क्या लगता है बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा? सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे भाई साहब नाली ढका नहीं हुआ है, कहीं पे बदबू आ रही है, कहीं पे कचरा है, कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना? तो दे तो लोगों के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं नेशन के कॉज में, तब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का ही नहीं, यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगरी जब फॉर्म हुआ तो लोग यूनाइट होने लगे। एक फीमेल फिगर वाज आइडेंटिफाइड एज अ नेशन। भारत माता जब हम बोल रहे हैं तो एक प्रतिमा है, ठीक है, उसको देखने से हम जुड़ जाते हैं। आप अगर फॉरेन कंट्री में गए होंगे और कहीं पे अचानक नेशनल एंथम बजा, तो विल यू गेट कनेक्टेड टू इंडिया? यस यू विल, ठीक है। मैं आज यहाँ पे किसी काम के लिए आया था, तो ऊपर एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, हार्डली कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अभी एक छोटा सा बच्चा ऐसे जा रहा था, अचानक से वो रुक गया ऐसे। मैंने बोला क्या हुआ? फिर देखा तो मुझे सुनाई दे रहा था उन लोगों ने नेशनल एंथम चालू कर दिया है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये बच्चा लेट हो गया है स्कूल के लिए, लेकिन नेशनल एंथम चालू हो गया है बोल के वो जहां पे है वहीं पे रुक गया। बाकी सब लोग आ जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको। मैं सुषमा पाटिल के बाजू से भी जा रहा था, वहां पे भी नेशनल एंथम उसी टाइम पे चल रहा था, वहां के बच्चे भी बाहर थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। तो लोग जुड़ते हैं, ठीक है, इनकी मानसिकता पे होती है, ठीक है। ये जो चीजें हैं, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, फीमेल फिगर, इनसे जुड़ते हैं लोग, ठीक है। तो एलिगरी एक ऐसा प्रयास था कि हम नेशन को एक फीमेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से जोड़ेंगे, ठीक है। इट गेव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब चित्रा बित्रा, इसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म मिल गया, ठीक है, इसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म मिल गया। द फीमेल फिगर बिकेम द एलिगरी ऑफ द नेशन। तो द फीमेल फिगर बिकेम द एलिगरी ऑफ द नेशन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी में फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वेर अ पर्सन। तो नेशन को पर्सोनिफाई कर दिया और कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एज अ नेशन। कंट्री को एज अ नेशन रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एलिगरी इज व्हाट? एलिगरी इज अ सिंबॉलिक और लिटरल एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया। एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लिटरल एक्सप्रेशन है एलिगरी। French Revolution artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. देखो एलिगरी, ये भाई साहब क्या है? जस्टिस, जस्टिस का एलिगरी है। तो जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट थे वो क्या करने लगे? दे यूज द फीमेल एलिगरी, फीमेल एलिगरी को भाई साहब टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को प्रमोट करने लगे। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, ठीक है।
These ideas were represented through specific objects or symbols. इनको specific objects और symbols से represent किया जाने लगा. The attributes of liberty, a red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. तो ये justice है. A blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. ठीक है? So ये allegory थी. Allegory मतलब समझ में आ रहा है? नेशन को रिप्रेजेंट किया एक पेंटिंग से, जस्टिस को रिप्रेजेंट किया एक पेंटिंग से, फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया एक पेंटिंग से. ठीक है, तो जितने भी आपके, तो दीज वर बेसिकली नोन एज एलिगरीज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. Artists in the 18th century and 19th centuries found a way out by personifying a nation. They represent the country as if Marianne, a popular Christian name, became the allegory of the French nation. ठीक है, मैरियन एक बहुत कॉमन नेम बन गया. ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है और हर कोई अपनी बेटी का नाम मैरियन रखने लगा. ठीक है, मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, बिकेम द एलिगरी ऑफ द फ्रेंच नेशन. लोग इससे भी यूनाइट होने लगे. ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. सो दिस इज बेसिकली मैरियन. ठीक है, लिबर्टी एंड रिपब्लिक. रेड कैप, ये देखो रेड कैप है, रेड कैप. द ट्राई कलर, यहाँ पे ट्राई कलर है, एंड द कॉकेट. तो यहाँ पे वैसे अब चार्टर ऑफ मैन राइट्स है. ठीक है, स्टैच्यूज ऑफ मैरियन वे इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी. तो ऐसे स्टैच्यूज वैसा पब्लिक प्लेसेस में एस्टैब्लिश होने लगे, एंड टू परसुएट देम टू आइडेंटिफाई विद इट. तो अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करने को परसुएट करने लगे. मैरियन इमेजेस वे मार्क्ड एज कॉइन्स एंड स्टैम्प्स एज वेल. ठीक है, तो कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी मैरियन इमेजेस पोर्ट्रे होने लगे. जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. ठीक है, ये एलिगरी किसका था भाई साहब? जर्मन नेशन का. जर्मन नेशन का एलिगरी था. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो आइडियाज है नेशन के, इन सबको एक प्रतिमा दी जाने लगी, इन सबको एक मूर्ति दी जाने लगी. इसको लिख लीजिए, जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. Germania became the allegory of the German nation. ठीक है, Germania wears a crown of oak leaves है, as the German oak stands for heroism. ठीक है, German oak stands for heroism. Broken chains, liberty, breastplate with eagle, strength. तो ये सब आपके भाई साहब देखो, यहाँ पे ईगल है, देखो ईगल. ठीक है, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, ब्रोकन चेन्स, आपके ब्रोकन चेन्स है, ये देखो ये ब्रोकन चेन्स है. तो लिबर्टी. क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये ओक लीव्स का क्राउन है. ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स दैट रिप्रेजेंट्स हीरोइज्म. स्वॉर्ड जो तलवार है, ठीक है, ये स्वॉर्ड जो है दैट रिप्रेजेंट्स रेडीनेस टू फाइट. ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तो ये आपका ऑलिव ब्रांच है अराउंड द स्वॉर्ड, दैट विलिंगनेस टू मेक पीस. रेज ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, पीछे देखो रेज ऑफ राइजिंग सन है. ठीक है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा. ठीक है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये आपका देखो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर है, द फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट. ठीक है, तो ये सब आपका भाई साहब एलिगरी में रिप्रेजेंट होने लगा. व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज? करेज, हीरोइज्म, पीस और टॉलरेंस? हीरोइज्म, इट सिंबलाइजेस हीरोइज्म. ओके. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area of Balkans. यहाँ की समस्या अभी तक समाधान नहीं हुई. This was basically Balkans. ठीक है, बाल्कन्स में ये सारे कंट्रीज हैं, सोल्वेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, सर्बिया. ठीक है, ये सब आपके बाल्कन रीजन में हैं. दीज आर ऑल इन द बाल्कन रीजन. ठीक है, द बाल्कन्स कंप्राइज मॉडर्न डे रीजन्स ऑफ रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्नो. ये सारे कंट्रीज आज की तारीख में इस रीजन में हैं. ठीक है, the inhabitants were known as the Slavs and a large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. ठीक है, तो बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. ठीक है, the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. ठीक है, तो क्या हो गया सर? अभी रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब क्या था? आर्ट के फॉर्म्स को हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द नेशन स्टेट थियरी. ठीक है, इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. और ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, मतलब ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था. ठीक है, तो रोमांटिक नेशनलिज्म भाई साहब बढ़ रहा था और ऑटोमन एम्पायर भाई साहब टूट रहा था. मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव.
ये रीजन क्या हो गया, बहुत एक्सप्लोसिव हो गया, बहुत तनावपूर्ण हो गया, ठीक है। All through the 19th century, the Ottoman Empire tried to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. कुछ ज्यादा सक्सेस उनको मिला नहीं, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश की ऑटोमन एम्पायर ने। Spread of the ideas of romantic nationalism brought the feeling of nationalism amongst the Balkan people. The claim for independence of Balkan people was based on nationality, and rebellious nationalities sought to win back their long lost independence. जितने भी nations थे, they started to gain back their independence. Balkan area became an area of intense conflict. बहुत लड़ाइयां चली यहाँ पे, ठीक है। The jealousiness and internal rivalries made the Balkan states fear and distrust each other. ये सब एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, तो फियर का माहौल था, तनाव का माहौल था, ठीक है। इट ऑल्सो बिकेम द सेंटर फॉर बिग पावर फाइट्स अमॉन्ग यूरोपियन पावर्स। दे फॉट फॉर ट्रेड एंड कॉलोनीज एंड फॉर नेवल एंड मिलिट्री पावर्स। भाई साहब बहुत लड़ाइयां चलने लगी यहाँ, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू गेन कंट्रोल ओवर द बाल्कन रीजन। अभी जो पावरफुल नेशंस थे उनको बाल्कन रीजन चाहिए था, क्योंकि वो एक पासेज है। दिस इज बेसिकली अ पैसेज। अगर वो उस पर कंट्रोल हो जाए तो उसमें आराम से अपने ट्रूप्स को मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली कल्मिनेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहां से चालू हुआ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाल्कन रीजन पे कंट्रोल पाने के लिए ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, ठीक है, जहां पे नेशंस लोग सब एक दूसरे से भिड़ गए, ठीक है। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब समझते हैं, छोटे गरीब कंट्रीज पे कंट्रोल रखना। नेशनलिज्म तो ठीक है कि मेरा नेशन सर्वोच्च है, ठीक है, लेकिन गरीब कंट्रीज पे अपने आप को स्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे साथ ये किया, ठीक है। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। 1914 में ये डिजास्टर सा हो गया, क्यों? But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to impose imperial domination. जैसे हमारे इंडिया में भी, ठीक है, हम अपोज करने लगे ब्रिटिश रूल को, ठीक है। We started opposing. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states. ये सब वैसा फॉर्म कर रहे थे independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेर नो वेयर रेप्लीकेटेड। कहीं पे भी भाई साहब ये रेप्लीकेट नहीं हो रहे थे। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ये एक्सेप्टेबल हो गया भाई साहब, ठीक है, नेशन स्टेट्स का। एक्सप्लेन व्हाट इज बाल्कनाइजेशन। तो आपके देखो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स, इसको भाई साहब जरा लिख लीजिए फटाफट। 1848 में भाई साहब हुआ क्या, फ्रेडरिक सोरोयो का पेंटिंग। 1789 में स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1804 में नेपोलियन कोड और सिविल कोड। 1834 में ज़ोल्वेरिन और कस्टम्स यूनियन। 1815 में डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को प्रिसाइड किसने किया था? ड्यूक ऑफ मेटर्निक। कुछ भी याद नहीं रहता भाई साहब। ओके। 1807 birth of Giuseppe Mazzini. 1831 Giuseppe Mazzini was sent to exile. He was from
इटली, ठीक है। जुलाई 1831 फॉर्मेशन ऑफ यंग इटली, 1830 जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, 18th ऑफ मे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। चलिए फटाफट से ये जरा फटाफट से लिखिए फटाफट। क्या लिखे? ये किसका था? ये तुम लोग का है किसी का? डन डन डन। ओके। January 1871, Kaiser William I proclaimed the German Emperor. 1859, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces with the help of Cavour. 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the King of Unified Italy. 1707, the Act of Union between England and Scotland. ठीक है। 1801, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom. चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए। ओके। नेम द सिविल कोड ऑफ 1840। ये सब आपके क्वेश्चंस है, देखो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। यू विल ऑब्वियसली गेटिंग बुक्स, बट उसके पहले जब तक आपको बुक्स नहीं मिलते हैं तब तक आपको मैं जो नोट्स भेज रहा हूँ उस पर रिलाई करना पड़ेगा। बुक्स आ जाएंगी आपकी, 10-15 दिन लगेंगे। लेकिन उसके पहले जो टेस्ट होंगे वो मेरे भेजे गए नोट्स पे होंगे। आई विल सेंड यू द नोट्स फॉर दिस चैप्टर इज कंप्लीट एज ऑफ नाउ। कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हैं इस चैप्टर पे? बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ, जैसा एग्जाम रहेगा जब तक आपको बस अब एकदम उसमें ना रखा जाए आप प्रिपरेशन करेंगे ही नहीं। अच्छा है। सिलेबस आ गया है, तुम्हारा स्कूल चालू हो गया है? ओके, गुड गुड। ठीक। ठीक है, हो जाएगा, क्या है, हम लोग कर ही लेंगे ना। ये आपके देखो एनसीईआरटी के सवाल हैं। मैं आपको सारे देखो, ये सब आपके पीवाई क्यूज हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। मैं ये पूरा बंडल आपको भेज दूंगा। कल अपन थोड़ा बहुत वी विल बी डूइंग मैथ्स पोर्शन, जो आपका रियल नंबर्स का अपन कर रहे थे।
उसमें जो भी आपके एनसीईआरटी के सवाल है, हमने पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट किए हुए हैं। पीवाईक्यूज में अपन ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, तो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आपके इस हफ्ते में 3 एग्जाम्स तो पक्के हैं। एक तो इंग्लिश पे, ठीक है, जो हमने किया वैसा जो चैप्टर किया, हाँ वो मैं डिसाइड कर लूंगा, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, और दूसरा आपका एसएसटी पे होगा, और तीसरा होगा आपका मैथ्स पे, रियल नंबर्स पे। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग पीपल, ठीक है, एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एज वेल, कि जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे आपके देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। दीज आर बेसिकली क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इस चैप्टर पे और कोई क्वेश्चंस हैं? एनीथिंग दैट हैज बीन नॉट बीन अंडरस्टूड? थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा क्या, अच्छा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसमें मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, प्लीज गो थ्रू दोस नोट्स। मोस्ट प्रॉब्ली बाय सैटरडे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप पहले दिन से ही एग्जामिनेशन में कॉन्सेंट्रेट करें।